हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ईबो जब अपनी आंखें खोलता है तो सामने के नज़ारे को एक बार देखकर वो परेशान हो गया था, थोड़ा डर भी गया था क्योंकि विंग अपनी ब्लिंकिंग आइज से उसकी तरफ देख रहा था। ईजान ने कहा, ईबो ईबो। ईबो ने भी कहा कि क्या क्या बात है, तुम ऐसे देख रहे हो। ईबो जिसके दिमाग में खतरे की घंटियां बज रही थी क्योंकि जान का ऐसा लुक उसे बहुत परेशान कर दिया करता है। जान ऐसे ब्लीडिंग आई से तभी देखता है जब उसे कुछ ऊट-पटांग करवाना होता है। ईबो जिसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए। सान जो ईबो के ऊपर आ गया, उसके लिप्स पर एक मॉर्निंग किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग। ईबो ने भी कहा, गुड मॉर्निंग, पर चाहिए क्या तुम्हें। सान जिसने कहा, सादा कुछ नहीं ईबो, तुम बॉटम बनने के लिए मान जाओ ना। ईबो तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमें उठना चाहिए। ईबो उठकर बाहर निकल गया। सान पैर पटकते रह गया। फिर ईबो बाहर चला गया। जान भी उसके पीछे पीछे गया। ईबो आगे आगे और जान उसके पीछे पीछे। ईबो जैसे जान से डर के भाग रहा था। अभी सुबह के 8 बज रहे थे तो सब लोग जाग गए थे। हल्की हल्की धूप भी थी तो मौसम काफ़ी सुनहरा और अच्छा था। आसमान में लालिमा छाई हुई थी और पक्षी चहचहा रहे थे, तो मौसम तो काफ़ी अच्छा था। और इस मौसम में जानू से इरिटेट कर रहा था, एक ही चीज़ बार बार बोलकर। जानू उसके पीछे आते बोल रहा था, ईबो मान जाओ ना, ईबो ईबो ईबो। जान उसका हर जगह पीछा कर रहा था। ईबो जो दूसरे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया, सान वहाँ भी चला गया। ईबो पूरा न्यूड था। उसने कहा, तुम क्या मुझे नहाते हुए देखोगे। सान ने कहा, हाँ देख सकता हूँ, मेरी आंखें, मेरा हस्बैंड, मैं जो चाहे करूँ। फिर वो उसे कुछ नहीं बोलता है। वो अपने दोबारा से रोब्स को पहनता है और अपने कमरे में वापस आ गया क्योंकि उसे पता है कि वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। अपने बाथरूम में जाने के बाद फिर से वो नीकेड हुआ। सान उसे अभी भी देख रहा था घूर घूर कर। ईबो ने कहा, सान अगर तुमने मुझे ऐसा देखना बंद नहीं किया तो तुम पछताओगे। सान ने कहा, मैं पछताना चाहता हूँ। और कहा, हस्बैंड सांफू, मैं पछताना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पछतावा दे सकते हैं। फिर क्या था, ईबो जो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि इतनी देर से सानू से सिड्यूस करने की इतनी कोशिश कर रहा है। ईबो सोच रहा था कि वो आज के लिए इसे बख्श दे, लेकिन ये इंसान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। ईबो और जान मल्टीपल राउंड्स वहाँ इंटीमेट होते हैं और शुक्र है जान की माँ का, जिन्होंने कल रात को यहाँ बैरियर लगा दिया था। अभी सुबह में क्या चल रहा है उनके रूम में किसी को आवाज़ नहीं आई, लेकिन हाँ पता सबको है क्योंकि वो लोग बाहर नहीं निकले। इसका मतलब तो यही है, या फिर वो रात भर ही नहीं सोए थे। बाद में जब ईबो और जान वहाँ से निकले, जान जो खुद की पावर से मेडिटेशन के ज़रिए खुद को हील कर रहा था। ईबो ने कहा, अब मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों ना तुम इस पेन को थोड़ी देर के लिए रखो, बियर करके देखो कैसा लगता है। थोड़े आम ओमेगास की तरह हरकतें करो जान। जान ने कहा, मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, तुम्हें पता है। मैं कोई नॉर्मल कल्टीवेटर भी नहीं हूँ, और ना केवल मैं वहाँ मेरे फिनिक्स किंगडम का किंग हूँ, बल्कि वहाँ का प्रिंस भी हूँ। तो अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। मेरे पास पावर से मैं इस्तेमाल क्यों ना करूँ। लोगों के पास नहीं है तो वो नहीं करते, उनके पास होती तो वो भी करते। अभी वो क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो बस जान को एकटक देख रहा था। फाइनली जब जान ने खुद की पावर से खुद को हील कर लिया, वो उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ईबो मेरी बात सुनो ना, ईबो सुनो ना। ईबो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। ईबो कमरे से बाहर निकल गया। सान उसका फिर से पीछा करने लगा। सान ने कहा, ईबो जान दोनों टेबल पर आ गए थे खाने की। अब उनको लंच टाइम हो चुका था। ब्रेकफास्ट तो उनका कब का मिस हो चुका है। सब लोग लंच के लिए बैठे हुए थे। हाईक्वान भी था, सान की मॉम, ईबो की मॉम यान ली, मिंग्याओ, कुरैन, ये सब लोग वहाँ थे। सान और ईबो भी आ गए। वो दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए थे। ईबो जो कि जान को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। ईबो की मॉम ये देखकर थोड़ी सी सरप्राइज थी क्योंकि ईबो तो ऐसा कभी नहीं करता। वो जान के आसपास मंडराता रहता है, और अब जान है जो ईबो के आसपास मंडरा रहा है। जान ने कहा, हस्बैंड सुनो ना, सांफू सुनो ना। वो ईबो के चेहरे के आगे अपने हाथ को वेव कर रहा था और कह रहा था,
सुनो तो सांफू, लाना गगा। गगा गगा वर्ड सुन के तो जैसे ईबो जिसकी सांसें अटक गई थी। वहाँ पे कई लोग थे जिनका खाना गले में अटक गया था, क्योंकि जान ईबो को गगा कैसे बुला सकता है। ईबो जान से छोटा है उम्र में। जान जो कि 30 साल का है और ईबो जो कि अभी बस महज 26 साल का है, वो जान से छोटा है एज में। जान ने कहा गगा गगा। ईबो जो अब ना तो हिल पा रहा था और ना यहाँ से उठकर भाग पा रहा था। हाइकॉन को अपने भाई के ऊपर बड़ी हंसी आ रही थी। उसने कहा ईबो, मुझे लगता है तुम्हें जान की बात को सुन लेना चाहिए। जाओ। ईबो जिसने तुरंत मना किया और कहा गगा नहीं नहीं जान, तुम चुपचाप से खाना खाओ और नो शैतानी। हाँ। जान जो कि पाउट बनाते हुए ईबो की तरफ देख रहा था और अपनी आंखों से ऐसे उसे बोल रहा था कि प्लीज़ मान जाओ ना, लेकिन ईबो ऐसे कैसे मान सकता है बॉटम बनने के लिए। तो ईबो अपनी जिद पे अड़ा था, जान उसको मनाने की जिद पर। पूरे लंच में जान जो ईबो को बार बार परेशान किए जा रहा था, कभी उसकी थाइस पर रब कर रहा था तो कभी इधर उधर देख करके तुरंत ही ईबो के चिक्स पर किस कर दे रहा था। ईबो परेशान हो गया था, सच में वो बुरी तरह से परेशान हो गया था। वो सोच रहा था कि वो इस आफत की पुड़िया से कैसे बचे, इसे कैसे समझाए कि ये वो सोच रहा है ना वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ईबो को इसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। ईबो जो कि डरा हुआ था। हाँ, ईबो एक अल्फा होने के बाद जान से डर रहा था कि जान अगर टॉप बना तो पता नहीं उसका क्या हाल करेगा, क्योंकि उसने देखा है वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है जान के लिए और जान भी सेम करेगा तो उसे बहुत दर्द होगा। इसलिए वो बॉटम बनना नहीं चाहता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने मन में एक आस लगाया था कि क्या उसे ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ही तो करना है। लेकिन वो अपने इन ख्यालों पर तुरंत ही चपेट लगा दिया करता था, ये बोलकर कि दर्द होगा। जान सुबह से उसके पीछे पड़ा हुआ है, अब शाम होने को आई है, लेकिन ईबो जो मानने को तैयार नहीं है। उन सब चक्करों में जान तो ये भूल ही गया कि उसे कहीं जाना था आज। हाइकॉन उसके पास आया और कहा फीनिक्स किंग। जान जो कि पूरी तरह से स्ट्रिक्ट होकर के वहाँ खड़ा हो गया था, उसने कहा जी कहिए। उसने उसी टोन में बात की। उसका अल्फा एकदम से बाहर आ गया था। हाइकॉन ने कहा आप हमें आज कहीं लेके जाने वाले थे, शायद आप भूल गए। सान जिसके तुरंत दिमाग में आया कि हाँ वो ईबो के चक्कर में तो भूल ही गया। सान ने कहा हम लोग वहाँ कल जाएंगे। ऐसा बोलकर सान तुरंत वहाँ से भाग गया ईबो के पास। उसने ईबो के हाथ को पकड़ा और कहा तुम्हें पता है ईबो, तुम्हें मनाने के चक्कर में मैं ये भी भूल गया कि आज मुझे उस गुफा में जाना था। तुम भी ना। ईबो ने कहा गुफा? कौन सी गुफा? सान ने कहा हाँ तुम्हें गुफा में इंटरेस्ट जरूर आ रहा है, लेकिन मुझ में इंटरेस्ट नहीं आता है। जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। सान अब जो कि रूठ गया था ईबो से, ईबो को पता है अब इसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईबो तुरंत उसके पीछे गया और कहा बाओ भाई मेरी बात सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम पर ध्यान दे रहा हूँ, मैंने सब कुछ सुना है तुमने जो कहा है सुबह से। सान जिसने कहा रहने दो, मुझे बात ही नहीं करनी है। सान जो कि आगे आगे चल रहा था, ईबो जो सोच रहा था कि वो कैसे मनाए। तब उसके पास यानली आई। यानली ने कहा ईबो काका, अगर आप चाहो तो मैं एक उपाय आपको बता सकती हूँ मेरे भाई को मनाने का, और मुझे लगता है ये जो मैं बताऊँगी ना उसके बाद शायद वो जल्दी मान जाए। ईबो उसकी तरफ मुड़ा और कहा और ऐसी कौन सी बात है? यानली ने ईबो के कान में कुछ कहा। ईबो जिसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल थी, उसने कहा तुम मदद करोगी? यानली ने तुरंत कहा क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। आखिर मेरे भाई को मनाने में मैं आपकी मदद नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? लेकिन यानली जिसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। फिर जान जो कि अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक आवाज़ आई ढोल नगाड़े बजने की और गाने बजने की। ये गाने कुछ अजीब ही नहीं है, और ये गाने तो कुछ ज़्यादा ही अजीब हैं। सन पीछे मुड़ा और पीछे का माहौल देखकर तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी शौक में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे जो कि ऑफ कोर्स ड्रैगन किंगडम के लोग थे, अलग तरीके के कपड़ों में। सन उन्हें देख रहा था और उन सब के सामने दो लोग खड़े थे। एक दोनों को वो जानता है, एक उसका हस्बैंड है और दूसरा उसकी सिस्टर है। दोनों खड़े हैं और देखते ही देखते वो लोग नाचने लगे हैं। एक गाना बज रहा है जिसके ऊपर वो लोग डांस कर रहे हैं। यानली और ईबो दोनों सान के पास आए, उसके गोल गोल चक्कर काटते हुए उसे जैसे मनाते हैं वैसे डांस करने लगे। सान जो मानना तो नहीं चाहता कि वो खुश हो गया है, लेकिन सच में
अनजाने में ही उसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल थी। वो खुद भी कब उन लोगों के साथ में डांस करने लगा उसे पता नहीं चला। उसे ये भी मालूम नहीं हुआ कि वो जान के साथ मतलब जान ईबो के साथ डांस कर रहा है और उसकी बहन किसी और के साथ में। वो लोग आपस में डांस कर रहे थे, घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मौज मजाक कर रहे थे। बहुत हैप्पी सा माहौल हो गया था एकदम से। जो सुबह से हो रहा था वो सब कुछ एकदम हट गया था। एंड देन फाइनली वो सब लोग रुके। सांजिस ने हंसते हुए कहा, ईबो, ये तुम्हें आइडिया किसने दिया? ईबो ने यानली की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारी बहन ने। है ना अमेजिंग। ये देखो, इंसानों के काम इतने बुरे भी नहीं हैं। यह आइडिया उसी ने मुझे दिया था। सांजिस ने यानली की तरफ देखा, उसके सर पर पैट किया और कहा, मेरी बहन सच में बड़ी हो चुकी है, अब तो तुम्हारी शादी जल्दी करनी पड़ेगी। ये सुनकर यानली जो उसका फेस उतर गया, उसने कहा, गगा वो इंसान, वो मैं उसका जो मैं। सांजिस ने कहा, अब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैंने उसे देख लिया है, उसकी थोड़ी एज्ड है, मैं समझ सकता हूँ। वो थोड़ा तुमसे उम्र में बड़ा है, मैं ये भी समझ सकता हूँ, पर कोई बात नहीं। होगा वो 40-45 के आसपास, है ना? यानली ने कहा, यानली जो बोलने के लिए अपना मुंह तो खोल रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। सान जिसके कंधे पर ईबो ने अपना हाथ रखकर कहा, क्यों डरा रहे हो उसे जान तुम? चलो मेरे साथ। वो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके ले जाने लगा। जान ने कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, मुझे खाना भी खाना है, बहुत भूख लगी है। ईबो जिसने कहा, हाँ तो हम खाना खाने ही जा रहे हैं। वो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रूम में लेकर आया। जान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने रूम में इतना अच्छा डेकोरेशन कराएगा। वो रूम सच में बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोर किया गया था। साथ ही साथ एक टेबल था बीच में। उस टेबल के ऊपर कुछ मोमबत्तियाँ जली हुई थी और उस पर खाना रखा हुआ था। वो एक कैंडल लाइट डिनर था। ये सारा आइडिया यानली का था। वो इंसानी दुनिया में जाती रहती है और उसे इस सब बारों में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सान इतना खुश था कि वो ईबो की गोद से उछल कर नीचे उतरा। उसने कहा, ओह माय गॉड यार, ये सब तुमने किया है ईबो? मुझे बहुत 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 पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ। ईबो जो सान के पास आया, उसके लिप्स पर एक पैक किया और कहा, मैं भी खुश हूँ तुम्हें खुश देखकर। वो सान का हाथ पकड़ के उसे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उस टेबल के पास ले गया। उसके लिए चेयर पुल की। सान उस पर बैठ गया। ईबो खुद भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठा। पूरा उसके पास खिसक कर आया और बोल से खाना निकाला और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। सान तो ये सब माहौल बहुत एंजॉय कर रहा था। सान ने महसूस किया कि हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू भी इस रूम में छाई हुई है। लगता है इस रूम को बहुत बारीकी से डेकोर किया गया है। साथ ही साथ इसमें हल्के से म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही है। लेकिन ये म्यूज़िक आ कहाँ से रहा है? सान ने फिर पूछ लिया, ईबो, मुझे कुछ गाना वाना सुनाई दे रहा है, ये म्यूज़िक कहाँ से आ रहा है? ईबो ने कहा, याली जब इंसानी दुनिया में जाती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद कर लाती है। वो एक रेडियो जैसा कुछ नाम था उसका, वो लेकर आई है, उसमें ये बज रहा है। वो वहाँ रखा है तुम्हारे बेड साइड टेबल पर। सान ने वहाँ देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है, लेकिन उस डिब्बे से इतनी मीठी आवाज़ कैसे आ रही है? फिर भी सान ने ये सब चीज़ों को इग्नोर किया और कहा, ये बहुत अच्छा है। सान ईबो एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। उनका जब डिनर हो गया तो दोनों अपने रूम से ही बाहर निकल के आए। दोनों ऊपर, सबसे ऊपर महल के छत पर बैठे हुए थे, अपने पैरों को लटका कर। सान जिसका सर ईबो की चेस्ट में था। ईबो ने कहा, सान, एक बार फिर हम यहाँ मिले हैं। तुम पिछली बार यहाँ आए थे और तुमने मेरे भाई को परेशान करने का प्लान बनाया था, याद है ना? सान जिसने हंसते हुए कहा, मुझे याद है। यही तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे भाई को पहले पहले मैं मतलब मैंने तो बहुत कुछ सोचा था पर उतना कुछ हुआ नहीं। ईबो ने कहा, तुम आधी अधूरी बातें बोलते हो, मुझसे बहुत कुछ छिपाते हो, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? सांजिस ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पर बहुत 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 भरोसा करता हूँ। चलो अब तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जिस गुफा को मैंने ढूंढा है उसमें बहुत कुछ अजीब है। वहाँ से एक डार्क एनर्जी भी आती है और एक प्योर एनर्जी भी आती है। उस गुफा में शायद किसी को बहुत सालों से कैद करके रखा गया है और ये सब उन डायनों का ही काम है। और वहाँ जाके मुझे लगता है कि हमें इस गुत्थी को सुलझाने का मौका भी मिल जाएगा कि आखिर ड्रैगन किंगडम और फिनिक्स किंगडम के बीच ये जो दूरियाँ आई वो आई कैसे, ये सब कुछ हुआ कैसे, ये सारी गुत्थी वहाँ सुलझ जाएगी। ईवो जिसने कहा, लेकिन वहाँ ओमेगास क्यों नहीं जा सकते? सांजिस ने कहा,
वो गुफा ओमेगास की आत्माओं को खींच लेती है। उसमें पता नहीं कितनी अजीब चीज़ें हैं। वो वहाँ जितने भी ओमेगा जाते हैं उन सब की सोल को वो खींच लेती है, उनकी पावर्स को सोख लेती है और वो अपने आप में ही और पावरफुल हो जाती है। लेकिन अल्फाज के साथ में ऐसा नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि ओमेगास एक नई ज़िंदगी कैरी कर सकते हैं और अल्फाज ऐसा नहीं कर सकते। ईवोजस ने कहा, तो फिर तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें मालूम है तुम एक ओमेगा भी हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सान ने कहा, ईबो मैं एक अल्फ़ा भी हूँ और कुछ नहीं होता, चुप रहो तुम। ईबो कुछ और बोलने वाला था, लेकिन सान जिसने उसके लिप्स को अपने लिप्स से बंद कर दिया और उसे एक डीप हंग्री किस करने के बाद में वो पीछे हटा और कहा, ईबो तुम हर बार इतने अच्छे कैसे हो जाते हो किस में, मुझे बताओ। ईबो जिसने सान को गले लगाया और कहा, क्या है ना, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत वाइफ है जो मुझे रोज़ किस करता है और मुझे और अच्छा बना देता है, इसमें एक्सपीरियंस्ड बना देता है। सान जो कि ब्राइटली स्माइल कर रहा था और उसके चिक्स ना रेड भी हो गए थे। वो अपने आप में ही सोच रहा था कि वो इतनी छोटी सी बात पे कैसे शाय फील कर सकता है। उसने ईबो को पूरा न्यूड भी देखा है, इसके बावजूद वो शाय फील नहीं करता है। इतनी सी टीजिंग से वो कैसे शाय फील कर सकता है। ईबो जिसने सान के इस रिएक्शन को नोटिस किया, उसने कहा, सान तुम्हें पता है मेरा वाइफ कितना ज़्यादा अच्छा है बेड में, वो मौन करता है। और फिर ईबो जो कि मौन करके सान को दिखाने लगा, हस्बैंड फास्ट हो जाओ ना, वो ऐसे मौन करता है और पता नहीं वो क्या क्या करता है, मैं तुम्हें बताऊँ ना। सान जिसने ईबो के माउथ पर कवर किया और कहा, तुम सच में शेमलेस हो गए हो। सान जो कि वहाँ से तुरंत गायब हो गया। ईबो जो हंसने लगा, उसने कहा, ये शर्माता भी है, मुझे तो पता ही नहीं था, इसे टीज करने में और मज़ा आएगा। ईबो जो खुद भी सान को ढूंढने लगा था। पहले वो अपने कमरे में गया। ईबो ने सान को हर जगह पर ढूंढा पर सान जैसे गायब हो गया था। ईबो परेशान हो गया। उसने सान से कहा, सान अगर तुम सामने नहीं आए ना तो देख लेना, मैं संन्यास ले लूँगा, मैं मॉन्क बन जाऊँगा। लेकिन जैसे ईबो की इन बातों को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, सिवाय उसके भाई के। हाइकॉन उसके पास आया और कहा, मॉन्क पर क्यों? ईबो इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं बस टहल रहा था भाई। हाइकॉन जिसने कहा, शादी के बाद सबकी हालत ही ऐसी हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी शादी कर लूँ। ईबो जिसने हैरान होते हुए कहा, आप शादी कर रहे हो? गगा मत करो, परेशानी की जड़ होती है शादी करना। आपको पता है शादी कितना बड़ा गलती है। आपको पता है शादी करने के बाद हर कोई पछताता है। मुझे देख लो, मैं पछता रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत पछता रहा हूँ गगा। अगर मैं पास्ट में जा सकता ना तो मैं शादी ही नहीं करता। और आपको पता है शादी करने के बाद आपको नखरे उठाने पड़ते हैं, आपको दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं, आपको डांट खानी पड़ती है, कभी कभी तो आपको आपके कमरे से निकाल दिया जाता है। आप खाना नहीं खा पाते हो चैन से, आप सो नहीं पाते हो, आप किसी और ओमेगा से बात तक नहीं कर पाओगे गगा, आप किसी अदर कॉइन के मान से भी मिल नहीं पाओगे। ईबो जो अपने भाई से अपनी शिकायतों का पिटारा खोल रहा था, जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जान ने उसके ऊपर लगाई है ना, उसके बलबूते पे वो बोल रहा था कि शादी बेकार है। ईबो जिसने आगे कहा, आपको पता है शादी के बाद ना आपका मेट पूरी तरह से बदल जाता है, वो पूरा सनकी हो जाता है, पागल हो जाता है, उसकी हरकतें एकदम पागलों वाली हो जाती हैं। हाइकॉन जिसने कहा, तो क्या ये सारी हरकतें जान में हैं? ईबो जिसने कहा, उसमें बिल्कुल है गगा, आपको पता नहीं है, और उसके अंदर कितनी बुरी बुरी हरकतें हैं। हाँ, मैं तो परेशान। इसके बाद ईबो जिसने ध्यान दिया कि हाइकॉन के पीछे उसका हस्बैंड खड़ा हुआ है, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट एरिया पे फोल्ड करके अपने एक पैर को वो ज़मीन पर थोड़ा थोड़ा हिला रहा है और ऐसे स्टाइल में खड़ा है जैसे कि अब तो ईबो गया। ईबो जिसकी बोलती तुरंत बंद हो गई। उसने कहा, सान मैं तो बोल रहा था कि शादी नहीं करता ना उसका दिमाग बेकार हो जाता है। हाँ, सान जिस ईबो के पास आया उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, मैं अब समझ गया ईबो, तुम ना मुझसे प्यार वार कुछ नहीं करते। ईबो जिस लग रहा था कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी है, नहीं कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। हाँ, यही किया है। हाइकॉन तो बड़ा मुस्कुरा रहा था अपने भाई की इतनी बेबस हालत देखकर। सान जो कि हाइकॉन के पास ही गया था उससे कुछ बात करने के लिए, और अभी वो उसके साथ ही वापस आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ईबो को देखा वो हाइकॉन से 2 कदम पीछे चलने लगा। उसके कुछ बोलने से पहले ही
ईबो जिसने अपनी शिकायतों का पिटारा हाईकॉन के सामने खोल दिया। अब सान जो कि बड़े गुस्से में नजर आ रहा था, सान वहाँ से तुरंत गायब हो गया। ईबो बस उसे पुकारता रह गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये कहाँ चला गया। ईबो अब पूरे किंगडम में अकेला, मतलब कुछ सर्वेंट्स के साथ में सान को ढूंढ रहा था। यानली को जब सान के बारे में पता चला कि सान यहाँ से गायब हो गया है, तो यानली ने कहा कि वो अपने किंगडम जाकर देख के आती है। यानली अपने किंगडम के लिए निकल गई। उसके पास भी गायब होने की कला थी। वो तो एक फेरी है, उसके पास है ये सारी पावर्स। वो गायब होकर सीधे सान के महल की तरफ बढ़ी। उसे कौन रोक सकता है, वो सान की खुद की बहन है। और इवन वो एक ऐसी पर्सन है जिसके लिए सान कुछ भी कर सकता है। यानली जो डायरेक्टर सान के रूम की तरफ बढ़ी, और जैसा कि उसे एक्सपेक्टेड था, सान का रूम का डोर खुला हुआ था। उसने जाके अंदर देखा, सान बेड पर आराम से सो रहा था, चैन की नींद। और यहाँ यानली सोच रही थी, भगवान मेरा गगा कितना ज़्यादा बेशरम हो गया है। देखो आराम से सो गए और वहाँ ईबो गगा परेशान हो रहे हैं। यानली की आंखें बड़ी बड़ी थी और मुंह खुला हुआ। फिर वो जाने वाली थी, तभी सान ने कहा, उसे बताने की हिम्मत मत करना, तुमसे बोल देता हूँ मैं। सान जिसकी आंखें बंद थी, वो बेड पर एकदम सतर्क लेटा हुआ था। यानली ने कहा, गगा। सान ने कहा, मुझे थोड़ा परेशान होने दो, पता तो चले शादी कितनी ज़्यादा स्कैरी होती है। तुम जाओ। और हाँ, कल तुम्हारी शादी होने वाली है। यानली ने कहा, क्या? सान ने कहा, अरे मेरा मतलब कल तुम्हारी शादी की बात होने वाली है, इतना मत घबराओ, जाओ। यानली अपने आप में ही परेशान हो गई थी और वो सोच रही थी कि उसकी शादी, उसका भाई किससे उसकी शादी करवाने वाला है। उसने किसको उसका मेड समझ लिया है। यानली बड़ी परेशान थी और इसी परेशानी में वो ये भूल ही गई कि उसको ड्राइंग किंगडम जाकर ईबो को एक खबर पहुंचानी है कि सान मिल गया है। ईबो जो कि ड्राइंग किंगडम में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। पहले सान यहाँ से गायब होके गया और अब यानली, और दोनों का कोई अता पता नहीं है। तो वो अपनी माँ के पास गया। उसने कहा, माँ सान नहीं मिल रहा है, यानली नहीं मिल रही है, वो दोनों गायब हो गए हैं, उन्हें ढूंढो ना माँ। सान जिसने सबको इग्नोर करते हुए फिर कहा, और दूसरी शादी यानली तुम्हारी, मैंने तुम्हारे मेट को बुला लिया है। यानली जो हैरान थी, उसने कहा, आपने किसको बुलाया है गगा? यानली बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसके चेहरे से नज़र आया था कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। वो ज़मीन पर बैठ गई। उसने अपने चेस्ट एरिया पर हाथ रखा और कहा, गगा मैं। यानली जो सोच रही थी कि वो अगर ऐसे नौटंकी करेगी तो शायद उसके गगा कुछ ना बोले, लेकिन इसकी जगह बहुत बड़ा कांड हो गया। हाईकॉन जो तुरंत उठकर वहाँ आया, उसने कहा, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ठीक तो ना? बाकी सब लोग इन दोनों को देख रहे थे बहुत अजीब नज़रों से कि इसे क्या हुआ है। फिर उन्होंने इग्नोर किया, सोचा कि उसकी सिस्टर इन लॉ है ना, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। यानली को फिर हाईकॉन ने अपनी गोद में उठाया और कहा, तुम ठीक तो ना? यानली तुरंत उसकी गोद से नीचे उतर गई। उसने कहा, क्या कर रहे हो? मैं मामला संभाल रही थी ना, मैं नाटक कर रही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बाकी सब लोग बस मुंह खोल के उन्हें देख रहे थे। लान कुरैन जिसे हार्ट अटैक आने वाला था, उसे इतना तो समझ आया कि ये चल क्या रहा है। वो कोई गधा नहीं है। वो बुरा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसने भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली हैं। उसकी खुद की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और अभी भी तो है। वो सब इस मामलों में काफ़ी अच्छा है। उसे समझ आ गया है हाईकॉन और यानली का ही कुछ चल रहा है और जान को ये बातें पता है, इसलिए तो उसने सबके सामने जानबूझकर ये मुद्दा उठाया है। यानली जिसने धक्का दिया हाईकॉन को धीरे से और कहा, तुम सच में पागल हो गए हो, तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता ना? हाईकॉन जिसने कहा, लेकिन यानली तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। इसे सुनकर तो सान भी शौक में था। उसने कहा, क्या? सान जो कि पीछे हटता चला गया 2 कदम। ईबो जो उसके पास गया, ईबो खुद हैरान था। मतलब ये मुद्दा सान को झटका देने के लिए काफ़ी था। सान ने कहा, क्या कहा तुमने? यानली ये सब क्या है? यानली जिसने अपना सर झुका लिया, उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। यानली सोच रही थी कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं उसका भाई हाईकॉन की जान ही न ले ले। इसलिए यानली जो कि वहाँ पर सर पकड़ के बैठ गई, उसने कहा, गगा मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। सान जो कि अभी किसी भी मामले को संभालने की हालत में ही नहीं रह गया था, और इस बार उसके अल्फा ने उसे टेक ओवर किया और कहा, यानली अपनी नौटंकी बंद करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, खड़ी हो जाओ। यानली चुपचाप खड़ी हो गई। उसने कहा, गगा मैं वो। सान जिसने कहा, मैंने सोचा था तुम सिर्फ इसके प्यार में पड़ी हो, लेकिन तुम। आंटी, माँ, हमें इनकी शादी जल्दी करवानी होगी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर।
हाँ, इन्होंने तो सब कुछ बेकार करके रख दिया है। चैंग, जो कि और भी ज़्यादा घबराया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अब उसकी बारी है उसकी पोल खोलने की। सान ने भी उसे देखा और कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों काँप रहे हो? मुझे मालूम है तुम वैन चिंग को पसंद करते हो, तुम्हारी भी शादी 1 हफ्ते में करवा देंगे। वो अपने घुटनों के बल बैठ गया। चैंग, सब लोग उसे देख रहे थे, सान भी देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। चैंग ने कहा, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा भी है। ये सुनने के बाद बस अब मैडम यूँ थी जिन्हें हार्ट अटैक आने वाला था। उन्होंने अपने दिल पे हाथ रखा और कहा, मेरे दोनों बच्चों ने मेरी नाक कटा के रख दी है। दोनों ने शादी से पहले ये कांड कर दिया है। चैंग जो तुरंत खड़ा हुआ, उसने कहा, नहीं माँ, मैंने शादी के बिना कुछ नहीं किया है, हम दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनकर मैडम यूँ बेहोश हो गई, क्योंकि इतना झटका उनके लिए सहने लायक नहीं था। वो बेहोश हो चुकी थी। लान कुरैन तो बस शॉक था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये चल क्या रहा है। और मिसेस लान, जिन्हें की याददाश्त तो वापस नहीं आई थी, लेकिन उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई थी। वो खुद भी हैरान थी कि मतलब उनका इतना बड़ा बेटा है और बेटे का बेटा होने वाला है अब। हे भगवान। वहाँ पर कोई था जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो थी शियान, सान की मॉम, जो कि हंस रही थी। उन्होंने कहा, हमारी फैमिली में कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता सान, हमेशा से बहुत वियर्ड चीज़ें हुई हैं, पहले मुझे ही देख लो। वो बस हंस रही थी, उनकी हंसी कंट्रोल में नहीं थी। और बेचारा मिंग्याओ, जो रिएक्शन देना भूल गया था कि वो क्या बोले, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किसका बच्चा, कौन सा बच्चा, किसका मेट, किसका हस्बैंड, कौन सी मैरिज, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सान तो अपनी जगह पर फ्रीज था। ईबो उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं इसे कुछ ना हो जाए। उसका आंटी यानी मैडम यू तो बेहोश हो चुका है, जिसे अभी चैंग, यान ली और उसका हस्बैंड संभाल रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? तो जो भी है जैसा भी कमेंट ज़रूर करना। एंड कल मिलेंगे फिर एक और फनी लवली रोमांटिक पार्ट के साथ में। एंड कल आप देखेंगे सान के अल्फ़ा को, जो कि ईबो को बुली करने वाला है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाटा, के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।